हेलो बच्चों, एक बार सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने प्रावस्था तथा प्रावस्था वक्र के बारे में अध्ययन किया था और हमने उसका मैथमेटिकली एनालिसिस भी किया था क्लैसियस क्लैपेरॉन समीकरण द्वारा। ठीक है बच्चों, अर्थात हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था कल क्लैसियस क्लैपेरॉन समीकरण, उसकी सहायता से हम गलनांक और क्वथनांक पर दाब के प्रभाव की व्याख्या कर सकते हैं, ऐसा मैंने आपको कल बताया था। तो आज बच्चों हम उसी की व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, दूसरा पॉइंट है फिर गलनांक पर दाब का प्रभाव। ओके, तो देखिएगा बच्चों, हमारा जो फर्स्ट इसमें एप्लीकेशन है क्लैसियस क्लैपेरॉन समीकरण का क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी किसी भी पदार्थ के क्वथनांक पर दाब का प्रभाव हम देख रहे हैं। तो देखो बच्चों, जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो जिस ताप पर द्रव के उबलने की प्रक्रिया शुरू हो जाए उस ताप को क्वथनांक कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, ठीक है, जब हम किसी भी द्रव को गर्म करते हैं तो वो जिस टेम्परेचर पे बच्चों उबलने लग जाता है हम उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लाइक हम बात करें बच्चों, जैसे कि वाटर, पानी है, आप पानी को जब गर्म करते हैं तो पानी के लिए हम कितना लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। यानी प्यारे बच्चों, पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उबलने लग जाता है। दैट मीन्स बच्चों, पानी का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद में जो पानी है वो भाप में चेंज होने लग जाता है, अर्थात गैसीय अवस्था में जाने लग जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ हम बात करें तो हम उसको क्या कहेंगे, क्वथनांक। ठीक है, यदि द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। प्यारे बच्चों, जब द्रव धीरे धीरे गैस अवस्था में बदलेगा तो प्यारे बच्चों, इन जनरल हम बात करें तो सॉलिड्स का यानी द्रव का जो आयतन है वो गैस की तुलना में कम होता है। अर्थात गैसीय अवस्था में जब कोई पदार्थ होता है तो उसका आयतन ज़्यादा होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग अलग दूरी पे रहते हैं। ठीक है, उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो गैसीय अवस्था में जो पदार्थ के जो अणु है वो ज़्यादा स्थान घेरते हैं बजाय द्रव के। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर गैसीय अवस्था में आयतन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, यदि द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। दैट मीन्स बच्चों, यानी पहले आयतन था V1, एक मिनट रुकिए बच्चों, मार्कर लाते हैं दूसरा। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स हम बात करें, मान लीजिए इनिशियली जब द्रव था तो उसका आयतन था V1। ठीक है, अब जब द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होगा तो उसका आयतन हो जाएगा V2। तो हमने यहाँ कहा है कि V2 जो है वो ग्रेटर देन है V1 से। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स बच्चों, ये क्वांटिटी कैसी मिलेगी, हमें पॉजिटिव मिलेगी, और टेम्परेचर वैसे हम बढ़ा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, और लेटेंट हीट जो कि गुप्त ऊष्मा है वो भी क्या होगी बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव ही होगी। दैट मीन्स बच्चों, ये पूरी क्वांटिटी क्या बन रही है, यहाँ पे पॉजिटिव बन रही है। इट मीन्स dp/dt का जो मान है वो एक धनात्मक राशि होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि dp/dt इज इक्वल टू धनात्मक राशि। ठीक है, इट मीन्स हम dt को इधर भेज दे धनात्मक तो मल्टीप्लाई होगा तो dp बराबर dt मिलेगा। दैट मीन्स बच्चों, जैसे जैसे मैं दाब बढ़ाऊंगा तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अर्थात उसका क्वथनांक भी बढ़ेगा बच्चों। अर्थात हमने ये लिखा है, अतः हम कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है व दाब कम करने पर क्वथनांक कम होता है। यानी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कम करोगे टेम्परेचर भी कम होगा। तो ये कहलाता है बच्चों क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, गलनांक पर दाब का प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग, यानी मेल्टिंग पॉइंट पे देखते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो जब कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, प्यारे बच्चों मेल्टिंग पॉइंट कब जनरेट होता है, कब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, जब हम किसी भी ठोस को हमें द्रव में चेंज करना हो, अर्थात हम उसको गलाना चाहते हैं, ठोस को पिघलाना चाहते हैं,
ठीक है प्यारे बच्चों। तो जिस ताप पर वो ठोस पिघल जाता है या गल जाता है, तो उस ताप को हम बच्चों मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं उस ठोस का। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, जब कोई ठोस द्रवावस्था में परिवर्तित होता है तो पानी के अतिरिक्त, इसकी बात अभी अपन बाद में करेंगे, पानी के अतिरिक्त अधिकतर ठोसों के आयतन में क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि आप जब भी किसी सॉलिड को गर्म करेंगे बच्चों तो वो द्रव में चेंज होगा, और इस प्रक्रिया में क्या होगा, इस प्रक्रिया में ठोस से द्रव में बदलने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, जिस टेम्परेचर पर द्रव में चेंज हो जाता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, है ना, गलनांक बिंदु कहते हैं। तो बच्चों इन जनरल हम बात करें तो सॉलिड्स का जो आयतन जो है बच्चों वो द्रव की तुलना में क्या होता है, कम होता है भी लिक्विड से। ठीक है, तो मान लेता हूँ कि पहले हमारे पास टेम्परेचर आयतन सॉलिड का V1 है और गैस का उसका द्रव का आयतन V2 है। तो बच्चों यहाँ पे V2 ग्रेटर देन क्या होगा, V1। दैट मीन्स यानी कि लिक्विड अवस्था में जो द्रव का यानी इसका आयतन है ना पदार्थ का, वो क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा बजाय सॉलिड के। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ भी V2 ग्रेटर देन V1 ही होगा। अतः बच्चों जब हम इस समीकरण से देखते हैं तो वही हमें वो चीज़ वापस मिलती है कि ये क्वांटिटी पूरी पॉजिटिव आती है। दैट मीन्स dp/dt क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मैंने लिखा है दाब बढ़ाने पर गलनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी, और तथा दाब घटाने पर गलनांक में कमी होगी। सीधी सी बात है बच्चों, है ना, वो का वो आप सारा चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, dp बराबर dt। अगर इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको कम करोगे तो ये भी कम होगा। ठीक है, तो ये इसके मैं हटा देता हूँ साइड में से चीज़ें, तो ये आपको नोट्स में नहीं लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ तक करें इसको, एक बार यहाँ तक राइट डाउन करो, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम जो मैंने अंडरलाइन किया है पानी के बारे में, इसकी बात करते हैं ना। इसके लिए ये जो फिनोमिना है पूरा वो अप्लाई नहीं होता, ये जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है। तो समझिएगा प्यारे बच्चों इस चीज़ को। तो एक नोट लगा के आप लिखेंगे सेकंड वाले पॉइंट के अंदर ही। तो एक नोट लगाइएगा और लिखिएगा, क्या लिखेंगे बच्चों, कि जब हम ठोस को यानी किसी ठोस यानी बर्फ को, ठोस यानी बर्फ को पिघलाया जाता है तो आयतन में कमी होती है। आयतन में कमी होती है बच्चों, ये ऐसा मान के लिए कि इससे अलग है ना, इसके लिए आपको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जब हम बर्फ को पानी में बदलते हैं ना, पानी यानी पानी क्या हो गया, द्रव हो गया, और ये क्या हो गया, ठोस हो गया। मान लेते हैं इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है और इसका V2 है। यानी बर्फ की तुलना में पानी का आयतन बच्चों क्या हो जाता है, कम रहता है। यानी कि यहाँ V2 लेस देन V1 है। अतः क्लेसियस क्लेपिरोन समीकरण से, क्लेसियस क्लेपिरोन समीकरण से क्या हो जाएगा बच्चों, dp/dt LTN V2 माइनस V1। ठीक है, इट मीन्स बच्चों V2 लेस देन V1 हो गया तो V2 माइनस V1 क्या होगा, एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी यहाँ पर। तो ये पूरी राशि कैसी होगी, नेगेटिव। अतः dp/dt इज इक्वल टू ऋणात्मक राशि। यहाँ पर कैसी राशि मिलेगी, ऋणात्मक। प्यारे बच्चों आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऐसा कैसे हो रहा है कि जब हम बर्फ को पिघला रहे हैं तो पानी कैसे बन रहा है, यानी कि सॉरी पानी ही बनेगा। ठीक है, लेकिन जब बर्फ को पिघला रहे हैं तो पानी बन रहा है। ठीक है, और ये ठोस है, ये द्रव है, तो इसका आयतन सर इसकी तुलना में कम कैसे हुआ, ये प्रश्न आपके चल रहा होगा। तो बच्चों इसका आपको मैं दैनिक एग्जाम्पल देता हूँ।
जैसे कि आप फ्रिज आप सभी के घर में होगा, ठीक है। जब आप फ्रिज के अंदर किसी कटोरे में या किसी गिलास में किसी में पानी भर के रखते हैं, तो आप जब सुबह इसको निकालते हैं तो आपको बर्फ़ जमी हुई मिलती है उसके अंदर। लेकिन आपने देखा होगा कि पानी ओनली आप उसकी सतह तक ही भरते हैं, यानी उसके किनारे ऊपर तक। लेकिन आपने देखा होगा जब बर्फ़ जो है उस बर्तन के बाहर तक आ जाती है। ऐसा होता है ना, देखो कैसे, इधर देखिएगा। जैसे मान लो ये कोई पात्र है जिसमें आपने पानी भरा है और इसको क्या रख दिया आपने, फ्रिज में, यानी आपने इसको एकदम कंप्लीटली भर दिया है बच्चों। लेकिन जब जैसे आप इसको सुबह देखोगे तो बर्फ़ आपको इसके ऊपरी सतह पे भी दिखेगी यहाँ पे, है ना। अभी जो गर्मियों का मौसम आएगा उसमें देख लेना चाहिए आप, यानी बर्फ़ इस सतह से भी ऊपर आ जाती है। दैट मीन्स बच्चों बर्फ़ ज़्यादा आयतन घेरती है बजाय पानी के, यानी पानी की तुलना में बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर मैंने यही बोला है कि पानी का आयतन जो है वो बर्फ़ की तुलना में कम होता है, या फिर ऐसा ही कहोगे ना, या फिर बर्फ़ का ज़्यादा होता है इसकी तुलना में, है ना। तो V2 लेस देन V1 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर dp/dt एक ऋणात्मक राशि होगी, अतः dp को जब आप घटाओगे, यानी आप कैसे लिखोगे, dp बराबर -dt। ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, कमी को, यानी आप जब प्रेशर को बढ़ाओगे दैट मीन्स बच्चों गलनांक जो है वो क्या होगा, कम होगा, और प्रेशर को आप कम करोगे तो गलनांक बढ़ेगा। तो ये बात आपको लिखनी होगी। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आज का ये लेक्चर, है ना। देखो बच्चों हर चीज़ समझने लायक है, अगर आप रटोगे इन चीज़ों को तो कोई मतलब नहीं है। तो लिखिएगा, अतः जब दाब में वृद्धि की जाती है तो गलनांक में कमी आती है, तथा जब दाब में कमी की जाती है तो गलनांक में वृद्धि होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी ये कि स्पेशल केस है किसका, बर्फ और पानी का, है ना। बाकी तो आपने देखा था भी, जो हमारा जनरल केस था वही रहेगा। ये एक एक्सेप्शन मान लीजिए आप, है ना, इसका स्टेटमेंट का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये स्पेशल केस है पानी और इस बर्फ का, जो कि आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो ये गलनांक और क्वथनांक पर दाब का प्रभाव हमने देख लिया है बच्चों। यहाँ तक राइट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, त्रिक बिंदु। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट इंग्लिश में कहते हैं इसको, ट्रिपल पॉइंट। ओके, तो प्रत्येक पदार्थ के समान पानी की 3 प्रावस्थाएं होती है। प्यारे बच्चों जो जल है, पानी है, वो 3 अवस्थाओं में पाया जाएगा, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये बात लिखी है कि प्रत्येक पदार्थ के समान पानी की 3 प्रावस्थाएं होती है। यदि दाब व ताप के साथ इन प्रावस्थाओं का वक्र बनाया जाए तो इसे प्रावस्था संतुलन वक्र कहते हैं। प्यारे बच्चों कल हम जब प्रावस्था संतुलन वक्र की बातें कर रहे हैं तो हमने एक जनरल केस लिया था वहाँ, तो कि हम किसी के लिए भी प्रावस्था वक्र बना सकते हैं, किसी पदार्थ की अवस्थाओं के लिए। तो वहाँ हमने प्रावस्था वक्र बनाया था और ये देखा था कि अगर किसी भी पदार्थ की प्रावस्थाओं को संतुलन में रहना है तो उनके गिब्स फलन प्रति अणु की जो ऊर्जा है वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। हमने वहाँ पर सिद्ध भी किया था G1 बराबर G2। ओके, तो प्यारे बच्चों अब देखिए, ये हमारे पास पानी की 3 प्रावस्थाओं का प्रावस्था संतुलन वक्र है जिसे हम समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये सॉलिड लिक्विड लाइन है, यानी कि इस तरफ ठोस अवस्था है पानी की, यानी बर्फ, और इधर द्रव अवस्था है। इस तरफ ठोस है तो इधर वाष्प अवस्था है ये, ठीक है, और इधर द्रव है तो इधर वाष्प है, ठीक है, द्रव वाष्प। ओके, तो अब इनका हम वर्णन करते हैं। देखो जो ये O पॉइंट है इसे हम त्रिक बिंदु कहते हैं। ट्रिपल पॉइंट का मतलब है कि जहाँ पर तीनों अवस्थाएं साम्य अवस्था में रहे उसे हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं।
ओके, तो अब इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। यह प्रावस्था आरेख पानी की 3 प्रावस्थाओं ठोस, द्रव, गैस का दाब व ताप के साथ बनाया गया है। यानी प्रेशर और टेम्परेचर के साथ में हमने पानी की 3 प्रावस्थाओं का वक्र बनाया है। ये बात मैंने लिख दी यहाँ पर। पहला देखो इसमें गलन वक्र। पहले बच्चों ये जो वक्र है गलन वक्र है। इस वक्र से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि इसका गलनांक बढ़ रहा है, तो आपका प्रेशर कम हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे प्रेशर कम किया जाता है तो टेम्परेचर अर्थात गलनांक जो है वो कम होता यानी देखो है ना, प्रेशर कम करोगे तो गलनांक बढ़ेगा। ठीक है, गलनांक बढ़ रहा है ना, यानी टी का मान बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि यहाँ पानी की ठोस व द्रव प्रावस्था दोनों आपस में साम्यावस्था में है। पहली बात तो कि जब हमने कल देखा था प्रावस्था आरेख में कि जब भी कोई दो प्रावस्थाएं अगर साम्यावस्था में है तो उनके गिब्स फलन प्रति अणु की जो ऊर्जा है वो बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स जिसके कारण वक्र के प्रत्येक बिंदु पर गिब्स फलन प्रति अणु ऊर्जा बराबर होगी, अर्थात GS बराबर GL। इसका मीन्स क्या है कि सॉलिड अवस्था और ये लिक्विड अवस्था। ठीक है, GS और L लगा है इसका मतलब। आरेख में गलन वक्र को AP भाग द्वारा दर्शाया गया है। यानी जो AP भाग है ये गलन वक्र कहलाता है, अर्थात यहाँ पर बर्फ पिघल रही है बच्चों, यानी वो बर्फ पानी में चेंज हो रही है। ठीक है, वक्र से प्रदर्शित होता है कि दाब बढ़ाने पर गलनांक में कमी होती है। दैट मीन्स बच्चों जैसे जैसे आप दाब बढ़ाओगे तो गलनांक में क्या होगी, कमी होगी। यानी आप इस तरह से चले, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम होगा, दैट मीन्स गलनांक में कमी आएगी। ओके, दाब बढ़ाने पर गलनांक में कमी होती है। इस AP रेखा को बर्फ रेखा या आइस लाइन भी कहते हैं। पहले बच्चों ये AP रेखा है, इसको हम आइस लाइन कहते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे आइस लाइन। इसी प्रकार इसको क्या कहेंगे, स्टीम लाइन, वाष्प रेखा, और इसको कहते हैं वाष्प हिम रेखा। ठीक है बच्चों, और ये इसका ट्रिपल पॉइंट है, वो को हम कहते हैं बच्चों त्रिक बिंदु। ओके, तो बच्चों एक बार आप यहां तक राइट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां तक लिखिएगा। अब देखिए बच्चों, अब हम गलन वक्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम वाष्प वक्र के बारे में चर्चा करेंगे। वाष्प वक्र, वाष्पन वक्र भी बोल सकते हैं, वाष्पन, है ना, वेपराइजेशन कर्व। तो ये जो Q से C तक का जो वक्र है बच्चों, इसे हम वाष्प वक्र कहते हैं। ठीक है, तो इसी की तरह आपको परिभाषा लिखनी है। यहाँ पानी की ठोस व दोनों, यानी ठोस व द्रव प्रावस्था दोनों आपस में साम्यावस्था में रहती है। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखोगे, पानी की ठोस नहीं है, अब इस बार क्या आएगा, द्रव व वाष्प। तो यहाँ पर ही आप चेंज कर लो, द्रव व वाष्प। प्रावस्था दोनों आपस में साम्यावस्था में, जिसके कारण वक्र के प्रत्येक बिंदु पर गिब्स फलन प्रति अणु ऊर्जा बराबर होगी। इट मीन सबकी बार क्या आएगा यहाँ पे, G लिक्विड और G वेपर, V वेपर, है ना, तो वेपराइजेशन मीन वाष्प। तो GL बराबर GV। आरेख में गलन वक्र, गलन नहीं, यहाँ पे आ जाएगा वाष्पन। वाष्पन वक्र को AP भाग द्वारा दर्शाया, यानी QC भाग द्वारा दर्शाया गया है। वक्र से प्रदर्शित होता है कि दाब बढ़ाने पर, अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यानी कि आप देखो जैसे जैसे दाब बढ़ रहा है गलनांक भी बढ़ रहा है बच्चों, है ना। दाब बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वक्र से प्रदर्शित होता है कि दाब बढ़ाने पर या दाब बढ़ने पर गलनांक में भी वृद्धि होती है। ऐसे इसी को आप चेंज कर लेना, आपको तो पूरा दोबारा लिखना है। ठीक है, इस AP यानी इस QC रेखा को कौन सी लाइन कहेंगे, वाष्प रेखा भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों
इसको, ये कौन सा वक्र हो गया, वाष्पन वक्र, वाष्पन वक्र। ओके, तो यहाँ तक राइट डाउन करें सभी बच्चे, यहाँ पर हटा दें ना। तो ये आपका कौन सा हो गया, वाष्पन वक्र। तो हमने इसका गलन वक्र और वाष्पन वक्र का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब हम ठोस वाष्प, ठोस और गैस अवस्था के बीच में क्या होता है, कौन सा वक्र बनता है, कल बताया था मैंने, जब ठोस सीधा ही गैस अवस्था में चला जाए उसे हम ऊर्ध्वपातन वक्र कहेंगे, यानी ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर लिखोगे ऊर्ध्वपातन वक्र, तीसरा जो वक्र होगा ऊर्ध्वपातन वक्र, इसको तो हटा दो, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन वक्र। यहाँ पानी की कौन सी है, ठोस और गैस, ठोस व गैस अवस्था, गैस प्रावस्था दोनों आपस में साम्यावस्था में रहती है, जिसके कारण वक्र के प्रत्येक बिंदु गिब्स फलन प्रति अणु ऊर्जा बराबर होगी। दैट मीन्स बच्चों, ठोस यानी सॉलिड, सॉलिड और वेपर। ठीक है, सॉलिड से सीधा वेपर में जाएगा। आरेख में वाष्पन यानी कि ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। देखो बच्चों, मैंने एक ही लैंग्वेज इसीलिए दिखा दी ताकि आपको याद करने में भी समस्या नहीं आएगी, है ना। और रटने का कुछ है ही नहीं, सब कुछ समझने का है बच्चों, है ना। प्रोसेस आप अच्छे तरह से माइंड में फीड कर लीजिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आरेख में ऊर्ध्वपातन को QC से नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे कौन से दिखा रहे हो, RL या LR, LR भाग द्वारा, सॉरी DR भाग द्वारा दर्शाया गया है। वक्र से प्रदर्शित होता है कि दाब बढ़ने पर गलनांक में वृद्धि हो। देखो क्या हो रहा है, देखो बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इधर अब जब टेम्परेचर बढ़ाएं या फिर इधर देखो, ऐसे आप देखोगे प्रेशर कम हो रहा है तो आपके पास टेम्परेचर भी कम हो रहा है। प्रेशर कम होने पे टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर बढ़ाने पे टेम्परेचर भी बढ़ता है। यानी कि लिखोगे दाब कम करने पर गलनांक में भी कमी होती है। ठीक है ना, ये बच्चों आपको लिखना है। अगर दाब में आप वृद्धि करोगे तो गलनांक में भी क्या होगी, इसका रिवर्स भी सत्य है ना। इस QC रेखा को, यहाँ कौन सी रेखा आएगी, DR। ठीक है, DR रेखा को कौन सी रेखा कहेंगे, वाष्प हिम रेखा, वाष्प हिम रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास इस वक्र का हमने बच्चों डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया है। अब हम त्रिक बिंदु की परिभाषा भी जान लेते हैं ना, तो आप इसी में लिखिएगा त्रिक बिंदु, है ना, हेडिंग डालिएगा इसी में, त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु में क्या होगा, वह बिंदु यानी वक्र में स्थित वह बिंदु, वक्र में स्थित वह बिंदु जिस पर पानी की तीनों अवस्थाएं पदार्थ की सभी प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में हो तो उसे त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट त्रिक बिंदु कहते हैं। और प्यारे बच्चों, इस त्रिक बिंदु पर क्या होगा, जो गिब्स फलन प्रति अणु ऊर्जा है वो भी बराबर रहेगी। दैट मीन्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ बच्चों, यहाँ से पहले तो ऐसे लिखना, आरेख में बिंदु O से त्रिक बिंदु को दर्शाया गया है, ये पॉइंट कौन सा है, त्रिक बिंदु है।
और प्यारे बच्चों इस त्रिक बिंदु पर गिब्स फलन प्रति अणु ऊर्जा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। इस त्रिक बिंदु पर सभी प्रावस्थाओं की गिब्स फलन प्रति अणु ऊर्जा, गिब्स फलन प्रति अणु ऊर्जा समान होती है। दैट मीन्स बच्चों सॉलिड, लिक्विड और गैस या वेपर, तीनों प्रावस्था की जो क्या नाम, यानी कि इनकी गिब्स फलन प्रति अणु ऊर्जा जो है वो बराबर रहेगी। ओके बच्चों, तो ये अपन ने पढ़ा था कि प्रावस्था संतुलन तभी रह सकता है जब इनकी ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो ये आपका पानी की अवस्थाओं का हमने क्या किया, यानी कि हमने पानी का उदाहरण लिया और उसकी तीनों अवस्थाओं का अध्ययन किया है बच्चों। आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है त्रिक बिंदु क्या होता है, ये सारा समझाने के लिए आपको करके आना होगा ना। तो एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमने त्रिक बिंदु के बारे में पढ़ लिया है। अब हम देखो एक स्पेशल यहाँ पर एक आपको CO2 का भी वाष्पन वक्र बना के दिखा रहे हैं ना, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि CO2 का प्रावस्था संतुलन वक्र बनाओ, है ना, 1.5 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो ऐसे पदार्थ जिनका गलनांक दाब वृद्धि के साथ बढ़ता है, यानी जैसे जैसे दाब में वृद्धि करेंगे तो उसका गलनांक भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। तो उनका पीटी आरेख निम्न प्रकार होता है ना। ये इसका पीटी आरेख है किसका, CO2 का। इसमें ठोस और द्रव लाइन है SL, सॉलिड लिक्विड लाइन, इसको कहते हैं लिक्विड वेपराइजेशन लाइन, इसको सॉलिड वेपर लाइन, ठीक है। तो वाष्प अवस्था इधर रहेगी ठोस और ये द्रव। वैसे ही इसका भी पूरा कंप्लीटली वैसे ही होगा जैसे डिस्क्रिप्शन आपने किया था उसका पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के लिए गिब्स फलन प्रति अणु की जो ऊर्जा है वो बराबर रहेगी, ऐसे इन दोनों के लिए भी, ऐसे ही इन दोनों के लिए भी, ठीक है। तो बच्चों ये आपका CO2 का प्रावस्था संतुलन वक्र है। अब बच्चों हमारा न्यू टॉपिक, स्टार लगा के लिखना है, हेडिंग डालोगे आप वाष्प दाब समीकरण, ठीक है। वाष्प दाब समीकरण, जब किसी पदार्थ की वाष्प ताप T पर ठोस या द्रव के साथ क्या हो जाए, साम्य अवस्था में रहे, तो उस अवस्था में वाष्प के दाब को वाष्प दाब कहा जाता है, ठीक है बच्चों। जिसकी गणना क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के साथ की जाती है। माना ताप T पर वाष्प की प्रतिमोल गुप्त ऊष्मा L है, यानी प्रतिमोल, है ना, 1 मोल के लिए गुप्त ऊष्मा कितनी है, L है। यहाँ द्रव व वाष्प का आयतन क्रमशः V1 व V2 है। ओके बच्चों, तो इसके लिए हम वाष्प दाब समीकरण यहाँ पर फाइंड करते हैं। एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रोसेस है, फिर आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया है बच्चों आज, है ना। देखिए बच्चों, हम जानते हैं, देखोगे सिंस वाष्प प्रावस्था का आयतन द्रव प्रावस्था से अधिक होता है ना। अभी अपन ने देखा पहले कि वाष्प जो अवस्था है उसमें द्रव अवस्था की तुलना में वाष्प अवस्था का जो आयतन है वो ज़्यादा होता है। दैट मीन्स बच्चों हम कह सकते हैं, हमने V1 किसका माना है, द्रव का, और वाष्प का V2, तो हम कह सकते हैं कि जो V2 है वो ग्रेटर देन V1 रहेगा। ओके बच्चों, दैट मीन्स हमारे पास जो टर्म आती है dP/dt क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण में L/T, अब की बार n नहीं लेंगे क्योंकि प्रतिमोल गुप्त ऊष्मा n है, तो n यहाँ पर नहीं आएगा, V2 - V1। ओके, तो बच्चों जब V2 ग्रेटर देन V1 है तो हम कह सकते हैं कि V2 - V1 लगभग किसके इक्वल हो जाएगा, V2 के ही इक्वल हो जाएगा,
ठीक है, v1 को आप नगण्य मान सकते हैं v2 की तुलना में। तो dp/dt L/T और v2। ठीक है, अब बच्चों सभी तुम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से क्या हो जाएगा? आदर्श गैस समीकरण से PV, यहाँ V2 है तो आप भी V2 ले लीजिए, है ना, PV2 बराबर RT। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो dp/dt और ये आ जाएगा LT। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप V2 की वैल्यू निकाल लो तो V2 बराबर आ जाएगा RT/P। तो T और V2 की वैल्यू हो जाएगी RT/P। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो dp/dt इज इक्वल टू L एंड P और नीचे आ जाएगा बच्चों RT²। ठीक है, RT²। आगे देखिए बच्चों, अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, है ना, दोनों तरफ से। तो इंटीग्रेशन करेंगे कैसे? देखो dp इज इक्वल टू L, इस P को आप इसके नीचे ले आओ dp/P और ये बन जाएगा L/RT² और dt। इंटीग्रेशन कीजिएगा दोनों तरफ तो क्या होगा? देखो ln P और इधर L/R तो बाहर हो जाएगा और इसका करोगे तो 1/T माइनस प्लस ln P0। ऐसा अपने कांस्टेंट ले लिया ln P0। ln P0 को आप इधर लाइएगा, ln P माइनस ln P0 माइनस L/RT। ये कितना बनेगा? log m माइनस log n, log m/n, तो log P/P0 इज इक्वल टू माइनस L/RT। आगे देखिए बच्चों, यहाँ से देखो ln को मैं हटाऊंगा, एंटीलॉग लूंगा तो P/P0 इज इक्वल टू e⁻ माइनस L/RT, यानी P इक्वल टू हो गया P0 e⁻ माइनस L/RT। ठीक है बच्चों, तो हम इसे वाष्प दाब समीकरण कहते हैं। यही बच्चों वाष्प दाब समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आपका यूनिट फिनिश हुआ। अब देखिए बच्चों, आपका यूनिट नंबर 1 इसका कंप्लीट हो गया है और मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के भी नोट्स लगातार दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप उनको लिख लीजिए, फिर हमें समझाने में टाइम नहीं लगेगा। तो बच्चों अब हम इसका कल से सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें। ठीक है, तो वो भी आपका 3 या 4-5 दिन लास्ट है, 5 दिन के अंदर वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर हमारा थर्मोडायनेमिक्स धीरे धीरे कंप्लीट होगा, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लगातार पढ़ते रहिए, बस, है ना, आपका कोर्स बिल्कुल टाइम पे हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इस यूनिट के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उनको आप देखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे उसकी पिक लेके मेरे को सेंड कीजिएगा। ठीक है, या फिर अपने ऐप के अंदर चैट का एक ऑप्शन है, वहाँ पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी आपके पास क्वेश्चन की फ़ोटो हो वो आप मुझे भेज सकते हैं, आपको यहाँ पे उसका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल प्यारे विद्यार्थियों। ओके, तो ऐसे ही पढ़ते रहिएगा खुशी के साथ, चेहरे पे हमेशा मुस्कान होनी चाहिए। ओके, कभी मायूस नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, हाँ, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिसको पढ़ने के बाद मायूसी आ ही नहीं सकती, है ना। हाँ, तो हमेशा खिलखिलाते रहिए, है ना, और स्वस्थ रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, बिकॉज आपके एग्ज़ाम अब निकट है। ओके, थैंक यू अगेन, थैंक यू प्यारे बच्चों।